शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का सबसे पहला टॉपिक है छोला डायनेस्टीज लीगेसी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया पीएम। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक, हियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू राजेंद्र चोला वन एंड राजा राजा चोला during a visit to Gangaikonda Cholapuram, Tamil Nadu. So a commemorative coin was released to honor Rajendra Chola I. This is important. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सी हिस्ट्री के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिवल हिस्ट्री के बेसिस पे। राजेंद्र चोला I उन्होंने बिल्ड किया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द इम्पीरियल चोलास, बृहदेश्वरा टेम्पल, चोलगंगम लेक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं भी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, बुक में बहुत रेयर में आपको देखने को मिलेगी। सो चोलगंगम लेक वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय राजेंद्र चोला I। बृहदेश्वरा टेम्पल भी राजेंद्र चोला I ने बिल्ड किया था। अब ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ जाता है, सॉरी आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, नॉट आर्किटेक्चर, ये इसमें आ जाता है। सो चोलास हैड मिलिट्री माइट, नेवल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन। अब ये जो नेवल पावर है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म है? बिकॉज चोलास वर द ओनली kingdom who had naval power besides the military might. So Rajendra Chola built a powerful navy. Rajendra Chola I further strengthened it. Cholas expanded trade and diplomatic relations to Sri Lanka, Maldives and Southeast Asia. Basically चोलास का जो बोलबाला था, यानी अगर इन्फ्लुएंस अगर हम बोले तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में था। इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू इंडिया। आप अगर देखोगे और डीप रिसर्च करोगे, ये बातें हमसे छुपाई गई हैं। चोलास का जो बेसिक एक्सपेंशन था, दैट वाज अप टू कंबोडिया एंड वे बियॉन्ड, ये बातें हमसे छुपाई गई हैं। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेड बेसिस पे ही नहीं, अभी कंबोडिया में जो वॉर इनिशिएट हुआ है, ठीक है, उसके पड़ोसी कंट्री से, तो वहाँ पर वो क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पल डिस्प्यूट है। अब वो टेम्पल जो है, इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल, अर्लियर इट वाज अ हिंदू टेम्पल। तो वहाँ पर जो सबसे पहले राजा थे वो हिंदू राजा थे। लेटर ऑन उस टेम्पल को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ बुद्धिस्ट टेम्पल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हब, अ कल्चरल हब। इसीलिए दो कंट्रीज़ के बीच में, दो आइलैंड्स के बीच में वहाँ पर लड़ाई हो रही है। Next is, what was the strategic legacy? Their naval dominance is a model for strengthening modern India's maritime capabilities. So naval dominance को relate किया जा रहा है by today's naval power और maritime power, present से relate कर रहे हैं। So this promoted local administration, cultural expansion and trade networks. अच्छा, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि साउथ इंडिया का कौन सा ऐसा किंगडम था जिसने लोकल जो किंगडम्स हैं, लोकल बॉडीज़ लाइक पंचायत्स, लोकल गवर्नेंस, नॉट किंगडम्स, लोकल गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप पता लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेट करके क्वेश्चन यूपीएससी में पीवाईक्यू में देखे गए हैं एक आध, और पीसीएस में भी देखे जाएंगे। वो एक इकलौता ऐसा किंगडम था जिसने शुरुआत में लोकल गवर्नेंस रखी थी। So if we talk about with relevance to modern India, according to PM Narendra Modi, Chola era provides a roadmap for modern India's development, emphasized values on unity, national security, core cultural values, new opportunities in governance and economy, recognized as pillars of India's identity and pride. ये PM ने बोला है। नेशनल सिक्योरिटी का भी मेंशन किया गया है, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसका रेफरेंस दिया गया था with respect to recent military operations. So this highlighted India's decisive response to threats and importance of sovereignty. अब यूपीएससी में जो इसका रिलेवेंस आ जाता है, सबसे पहले तो आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास। सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलिट्री जो पोस्ट थी, उनके जो की टर्म्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और उस टर्म को लेकर ना आ जाता है। उसके अलावा जो इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स थे, जैसे हुंडी,
एक टर्म था, ठीक है। ट्रेड गिल्ड्स का क्या नाम हुआ करता था, कितने प्रकार के गिल्ड्स रहते थे, ये सब आप पता कर लीजिएगा। कंसेप्चुअल बेसिस पे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस टॉपिक पे, चोलास के टॉपिक पे आनी ही चाहिए। सिर्फ चोलास ही नहीं, जितने भी साउथ इंडियन किंगडम है वो मेडिवल पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है, क्योंकि उन्होंने ही मेजर रोल प्ले किया है इन शेपिंग साउथ इंडिया। अब मैं अगर प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 में जो चोला डायनेस्टी है उससे रिलेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैरिटाइम लीगेसी को विथ रिलेवेंस टू मॉडर्न इंडिया, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस तरीके से चोला डायनेस्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैरिटाइम लीगेसी थी उसको हम मॉडर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उससे कुछ लेसन्स हम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका ऐसे में भी ये पूछ सकते हैं, एंशिएंट विजडम एज अ गाइडिंग लाइट फॉर मॉडर्न गवर्नेंस डिस्कस विथ रेफरेंस टू चोला डायनेस्टी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन विच ऑफ द प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, सी प्रीलिम्स में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चंस में आ जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय राजेंद्र चोला वन एज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर। सो दिस वॉज गंगाईकोंडा चोलापुरम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडिया वॉन्ट्स SIR स्टॉप्ड, सेज इट हैज़ बिकम अ टूल टू इस्टेब्लिश सिटीजनशिप। अब यहाँ पर जो है ये इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है, जो इंक्लूसिव अलायंस ऑफ इंडिया ब्लॉक है ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़ अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्निंग पार्टी, दैट इज़ अगेंस्ट BJP। तो ये एक ब्लॉक बनाया गया है BJP एंड RSS एंड और जो उसमें जो भी NDA ब्लॉक में या जो भी आपका आ जाता है। सो इसके बेसिस पे जानते हैं हम। सो इसका कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है दैट इज़ द इंडिया ब्लॉक, इट हैज़ अपोज्ड स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। एलिगेशंस क्या लगाए हैं कि SIR जो है उसको बेसिकली टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है टू इस्टेब्लिश सिटीजनशिप बाय पासिंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। अब SIR है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है क्या? तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है दैट इज़ अंडरटेकन बाय इलेक्शन कमीशन टू रिवाइज एंड वेरीफाई दी इलेक्टोरल रोल्स। उसमें इंक्लूड क्या होता है, सबसे पहले डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है, इन्यूमरेशन ऑफ वोटर्स होता है, फिर अपडेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट होता है। ये वैसे तो ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, माइग्रेशन और इमिग्रेशन भी एक फैक्टर है, इसीलिए इस लिस्ट को हर 10 साल में अपडेट करना चाहिए। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव मूव। अब ऑपोजिशन क्यों इतना रिवोल्ट कर रहा है? ऑपोजिशन इसलिए रिवोल्ट कर रहा है क्योंकि कई बार अगर हम बंगाल में ही देख लें तो कई बार लोग बाहर से आके, बांग्लादेश से आके वोट कास्ट करते हैं। सो ये ऐसा चला है न्यूज़ में। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ ट्रू और नॉट ट्रू, बट येस ऐसा पता चला है। तो ये और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, ये आपका दिल्ली में भी देखा गया है। दिल्ली में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना वोटर लिस्ट में इन्वॉल्वमेंट तो करवाया था, बट दे वर नॉट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। वो पता चलता है कि वो दिल्ली के रेजिडेंट है ही नहीं। सो इसीलिए SIR जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इलेक्शन कमीशन, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्यों बर्थ सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट्स इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप आधार कार्ड पे चीज़ें फेक करके लिख सकते हो या आधार कार्ड पे आप प्रेजेंट रेजिडेंस लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बर्थ सर्टिफिकेट पे, तो बर्थ सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ बर्थ दिखाता है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है। सो वो आप पता चल जाएगा कि आपका होम स्टेट कहाँ से है, आप बिहार से हो या कहीं और से हो। इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट की रेलेवेंस है। आई फील कि आधार कार्ड के साथ बर्थ सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कि मैंडेटरी कर देना चाहिए, बिकॉज इसे बनने में आजकल तो सभी लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। सो आधार कार्ड भी एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट्स भी, ताकि एक वेरिफिकेशन हो सके। अब ऑपोजिशन ने कंसर्न्स क्या रेज़ किए हैं? जो AM सिंघवी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बोला है कि EC को उन्होंने अर्ज किया है टू स्टॉप SIR एंड कॉल्ड इट एन इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस, क्लेम द प्रोसेस दैट इट वाज रश्ड एंड एम्ड amid the election timelines,
feared citizenship determination without legal mandate. दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI के MLC हैं, MLA हैं या MLC हैं, तो उन्होंने बोला है कि ही कॉल्ड EC's स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, warned that SIR may lead to wrongful deletions from voter rolls, cited block level data inconsistency and lack of transparency. सी दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ बिहार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अब लीगल कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू 1995 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिटीजनशिप जो है वो रिवोक नहीं की जा सकती है विदाउट द ड्यू प्रोसेस. So opposition claims that EC is overstepping its role in determining the citizenship. Well, I am telling you these all are just rumors. और EC जो कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो सही कर रहा है ताकि एक प्रॉपर और पॉजिटिव वोट काउंट हो सके, बायसनेस ना हो कहीं भी. सो व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस मेंस की अगर हम बात करें, सो सबसे पहला जो है, Special electoral rolls revision must balance accuracy with inclusiveness. Examine in context of recent controversy surrounding SIR. सी ये डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे कि SIR से रिलेट करके पूछिए, लेकिन ये आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं और ये बोल सकते हैं रिप्रेजेंट योर व्यूज़ ऑन इट. ये फाइनल स्टेटमेंट इनका हो सकता है आफ्टर दिस. मेंस की अगर हम मेंस GS पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो उसमें कैसे आ सकता है? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द आर्बिट्री डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ऑफ इंडिया. सी ये क्वेश्चन भी आने की उतनी संभावना नहीं है, बट इनडायरेक्टली कि SIR का क्या रोल है और इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए. अगर आप एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते या आप किस तरीके से अपना मूव करते इस कंटेक्स्ट में. नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लियरिंग द एयर ऑन सिटीजनशिप इन बिहार पोल रोल रिविजन. बेसिकली यहाँ पर जो इस एडिटोरियल में बताया गया है, द कंटेक्स्ट इज़ अबाउट द कंट्रोवर्सी ओवर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ ECI's स्पेशल रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस. सो यहाँ पर बेसिकली कंसर्न रेज किए हैं अबाउट द सिटीजनशिप वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द रिविजन प्रोसेस. अब की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. सबसे पहला आर्टिकल 326 आ जाता है, जो कि ये कहता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, यानी कि लोकसभा एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनका जो भी इलेक्शन होना चाहिए दैट शैल बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज का मतलब है कि 18 से ऊपर कोई भी इंडियन सिटीज़न हो वो वोट कर सकता है. द टर्म इंडियन सिटीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 324. दिस टेल्स अबाउट द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस दैट लाई विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. सबसे पहला आ जाता है सेक्शन 16 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि ये कहता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द वोटर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 16 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, देयर नेम शैल बी स्ट्रक ऑफ द इलेक्टोरल रोल. सेक्शन 20 कहता है वोटर मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. सेक्शन 21 to 23 says deal with the preparation, revision and correction of electoral rolls. Section 24 says allows appeal if someone is wrongly included or excluded from the roll. Next, if we talk about the duties of Election Commission of India, ECI can inquire into whether a person included in the electoral roll is a citizen of India or not. If found otherwise, the person's name can be deleted. Only citizens are entitled to vote, contest elections or become members of parliament or legislature. Now, what is the important Supreme Court judgment? Yogesh Bhardwaj versus State of UP 1990 states that inclusion in electoral rolls requires lawful residence, not just temporary immigration. तो लॉफुल रेजिडेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. लॉफुल रेजिडेंस क्या होता है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, ये आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि इन टर्म्स पे फोकस करके यूपीएससी एकदम डीप कंसेप्ट में जाएगा और अब डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं.
So what is the clarification on Aadhaar? Aadhaar is not a proof of citizenship. Section 9 of Aadhaar Card Act states that Aadhaar shall not be a proof of citizenship or domicile. इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं. So authorities must use the documents to determine citizenship status. Now what is the misconception that has been cleared? Allegations that ECI has no power to verify citizenship are baseless. So citizenship check is legally mandated to ensure only eligible citizens are enrolled. अब यूपीएससी के बेसिस पे मैं अगर रेलेवेंस की बात करूँ, सो इट टॉक्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड एडल्ट सफरेज. नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रोल एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस. प्रीलिम्स में आपका आर्टिकल्स 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनके जो सेक्शंस मेंशन्ड है, एंड आधार एंड सिटीजनशिप लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है. इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर गेन कर लीजिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी जो है वो कंसेप्ट पे ही काम कर रहा है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक सैम्पल क्वेश्चन है, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में भी जो मैंने आपको प्रॉबेबिलिटीज़ बताई थी पहले वो इंपॉर्टेंट है. मेंस में देख लेते कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द इंक्लूजन ऑफ सिटीजन्स इन इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया. व्हाट आर द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन दिस रिगार्ड. सी डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली पूछ लेंगे आपको स्टेटमेंट देकर, तो आप अगर इस पर नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आप क्वेश्चन समझ पाओगे. साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मेंस ओरिएंटेड जो PYQs हैं उस पर भी ध्यान दें. तीसरा आपका मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ सकता है. आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. Examine this statement in the context of electoral roll division and voter eligibility in India. Next आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रशियाज तालिबान गन क्लेड. सो इसका अगर बेसिक कंटेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, सो यहाँ पर बात की कि 3 जुलाई 2025 को रशिया ने ऑफिशियली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को एक्रेडिट किया है द तालिबान्स न्यू एम्बेसडर टू मॉस्को. So this marks a shift in Russia-Afghanistan policy and highlights a strategic calculus amid evolving geopolitical dynamics. Historical background की अगर हम बात करें तो 1996 से 2001 के बीच में Russia did not recognize Taliban and supported the Northern Alliance against it. Post 2000, Taliban recognized Chechen separatist. Russia retaliated by labeling the Taliban as a terrorist group and joining US-led operations in Afghanistan. Russia has placed the Taliban on its list of banned terrorist organization. So what is the rationale behind it? Geopolitical balancing aims to counter US president and expand influence in Central Asia, seeking to counterbalance Pakistan's role and improve leverage in intra-Afghanistan matters. Security motivations can to combat the Islamic State, Khorasan province, ISK, minimize drug trafficking and prevent terrorist infiltration into Central Asia and Russia. ये इनका सिक्योरिटी मोटिवेशन है. Pragmatism, Taliban's de facto control of Kabul recognized by other nations. क्योंकि दूसरे नेशंस ने रिकोगनाइज कर लिया तो इन्होंने भी रिकोगनाइज कर लिया है. Russia's engagement is similar to the Central Asian states and China. So basically, if we talk about symbolism versus substance, so recognition is symbolic, not necessarily implying military or economic cooperation. Russian Supreme Court has only suspended the Taliban's terrorist label. It remains on the official list. अब implications क्या हैं इसके? सबसे पहले regional implications की बात कर लें तो this may reshape the diplomatic reforms and norms and value-based approaches in the region and sets a precedent for non-Western diplomatic engagement with non-democratic regimes. Potential impact on South and Central Asia's strategic dynamics. इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया unlikely to follow Russia's lead, may continue humanitarian and diplomatic engagement with Afghan people without formal recognition. So focus remains on counter-terrorism and inclusive governance. ये इंडिया का स्टैंड है कि इंडिया जो है अफ़गान को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं देगा, बट एक तरीके का डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन इंगेजमेंट ज़रूर रखेगा. सो व्हाट आर द की इश्यूज़ एंड कंसर्न. सबसे पहला तालिबान का जो रिकॉर्ड है ऑन वुमेन राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड इंक्लूसिविटी, दिस रिमेन्स पुअर. टेररिस्ट अटैक ऑन रशियन टारगेट्स बाय अफगान बेस्ड ग्रुप्स रिमेन थ्रेट. वेदर IEA will deliver
ऑन सिक्योरिटी assurances is still uncertain. अब रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस जो है वो इफेक्ट होंगे. दूसरा रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स वो इफेक्ट होगा. जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, सो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर आ जाती हैं. क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी भी आ जाता है एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स. अब ये जो है ये थीम्स मैंने हाईलाइट की हैं. दीज आर द थीम्स. इस पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये जो न्यूज़ है इसे एज एन एग्जाम्पल लेना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी इनडायरेक्टली पूछेगा. सो यू कैन साइट दीज एग्जाम्पल्स. और वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली लिखें, मेंशन करें अपने आंसर में. नेक्स्ट प्रॉबेबल मेंस क्वेश्चंस क्या है. critically evaluate Russia's recognition of Taliban and its implication for regional geopolitics. How does the recognition of Taliban by major powers affect India's strategic and humanitarian policy in Afghanistan? Discuss the security implications of Russia's Taliban outreach for South and Central Asia. So इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इस थीम पे बेस्ड, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आप समझ लीजिए. इस थीम पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है. अब समझने के लिए आपको PYQs जो हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉट द वे. क्रिमिनलाइजिंग एडोलेसेंट सेक्स विल अंडरमाइन द एम ऑफ पॉक्सो एक्ट. अब इसका कंटेक्स्ट क्या है. बेसिकली ये आर्टिकल जो है इट क्रिटिसाइजेज द ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंचुअल सेक्स अमंग द एडोलेसेंट्स अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012. बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये हाईलाइट करता है अबाउट द लीगल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसर्न्स विथ प्रोसिक्यूटिंग कंसेंचुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स की इश्यूज़ क्या यहाँ पर रेज़ किए गए हैं. सबसे पहला पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बात की गई है. सो दिस वाज बेसिकली डिज़ाइंड फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 18 फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंसेस. प्रॉब्लम क्या है कि ये क्रिमिनलाइज करता है कंसेंचुअल सेक्स ऑल्सो, दैट इज़ बिटवीन 16 to 18 ईयर्स के जो एज के बीच में. अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ या आपने अपने पार्टनर के साथ अपने कंसेंट से बनाया तो उसको भी क्रिमिनलाइज कर देता है. सो दिस इज़ ट्रीटिंग it as a sexual assault. This goes against the spirit of the act and fails to differentiate between the exploitation and the consent. So what are the judicial developments? Courts have increasingly seen consensual adolescent relationships being penalized. So Supreme Court submissions, example by Advocate Indra Jaising, urge that consensual sex between 16 to 18 years should not be criminalized. लॉ कमीशन एंड जुडिशियल ओपिनियंस क्या है कि लॉ कमीशन 2023 ने एडवाइज़ किया था एंड गाइड किया था दैट जुडिशियल डिस्क्रिशन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट. सो मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की थी जो कि विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2020 स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन 2021. इट इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ एन केस. So this suggested a 5-year age gap rule in adolescent relationship to prevent exploitation, advocated nuanced handling of consensual adolescent cases. अब अगर हम लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले पॉक्सो जो एक्ट है उसका सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेक्शन 9, इंडियन पेनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता BNS, stringent punishment for sexual offences involving the minors. Now what are the arguments for the reform? सबसे पहले declaring sex between 16 to 18 years old as criminal ignores the consensual adolescent behavior. दूसरा fails to distinguish between exploitative versus non-exploitative acts and this may deter reporting of actual abuse due to fear of punishment. Solution क्या इसमें suggest किया गया है. This will allow solutions में ये बोला गया है कि allow exceptions in law for consensual sex between adolescents above 16. Educate adolescents rather than punish them for consensual behavior. अब यूपीएससी के रिलेवेंस में यहाँ पर आपका सबसे पहले पॉक्सो एक्ट आ जाता है. दूसरा इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस. तीसरा आ जाता है रोल ऑफ जुडिशरी एंड सोशल रिफॉर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जीएस पेपर 1 में एडोलेसेंट इश्यूज दैट एंड चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, जो सोसाइटी का जो आपका टॉपिक है इन जीएस पेपर 1 उससे रिलेट कर जाता है. दूसरा सोशल इम्पैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस.
प्रोबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल सेक्स अमंग द एडोलेसेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट। सी इनडायरेक्टली पूछे कि आपसे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं एंड दे कैन आस्क इनडायरेक्टली। दूसरा ऐसे आ सकता है, डू यू अग्री विद द व्यू दैट लॉ मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसेंशुअल एडोलेसेंट बिहेवियर एंड एक्सप्लॉयटेशन जस्टिफाइड। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्या करना है, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स रखने हैं। सबसे पहला ये कि अगर रिफॉर्म्स आते हैं तो क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, अगर रिफॉर्म्स नहीं आते तो क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। अगर रिफॉर्म्स इनिशिएट किए जाते हैं तो उसका फ्यूचर मिसयूज़ भी हो सकता है बाय द ऑपोजिट जेंडर। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें साइट करना है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करना होगा एंड उसके साथ साथ प्रूफ बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस भी कैरी ऑन होनी चाहिए। इनिशियल बेसिस पे कि एफआईआर लिखी और उस पर अरेस्ट नहीं हो जाना चाहिए, इनिशियल कंप्लेंट पे अरेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तक अपराध फुल्ली कंफर्म ना हो जाए, प्रूफ ना हो जाए, ठीक है, आपको कोर्ट एकदम से लेबल ना कर दे एज अ अब्यूज़र और अ क्रिमिनल, तो आपको फिर तब तक अरेस्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके के आप व्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बायस्ड आंसर नहीं देना है, एक प्रॉपरली बैलेंस्ड आंसर आपको देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट फॉर द स्टेटलेस। द वेस्ट मस्ट फॉलो फ्रांस इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। France recognition of Palestinian statehood marks a pivotal shift in Western policy amid the ongoing Gaza war। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये फ्रांस ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया एज अ स्टेट। उस पर यूएस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें उसने यूएस ने विरोध किया है इस स्टैंड पे। सो विथ 147 आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर्स ऑलरेडी सपोर्टिंग पैलेस्टीन, फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट जीएस कंट्री टू टेक फॉर्मल स्टेप्स। अब पैलेस्टीन को एक स्टेटहुड रिकॉग्नाइज़ करने में इंडिया भी अपना समर्थन दे रहा है, यानी इंडिया ऑल्सो मे बी इनफॉर्मली बट रिकॉग्नाइजेज पैलेस्टीन एज अ स्टेट। सो ये मैंने अपने कल के वीडियो में आप ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बेसिकली फ्रांस ने फॉर्मली एक स्टेप लिया है, जॉइनिंग द रीसेंट मूव्स बाय स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्लोवेनिया। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग ग्लोबल फ्रस्ट्रेशंस विद इजरायलीज policies under Prime Minister Netanyahu and the humanitarian crisis in Gaza, where over 60,000 have died in 21 months. In the West Bank, settler violence has displaced thousands and Israel's threats to annex Gaza have intensified. Even Israel's allies like the UK, Canada and France are now pressing for ceasefire and a two-state solution policy. So Europe is urged to apply greater pressure, especially as the US shows limited intent to act. France's decision, though late, is seen as a necessary step towards long-term peace and a durable solution. Other Western nations are called upon to follow the suit. This is important with respect to international relations and West Asian policy of India. क्योंकि इंडिया तो पैलेस्टीन का स्टेटहुड सपोर्ट कर रहा है, दो इनफॉर्मली, बट इट इज़ सपोर्टिंग द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो। आप इस पर कंसेप्चुअल बेसिस पे नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ इज़ इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट द GLOF, दैट इज़ द ग्लॉफ इवेंट्स। ग्लॉफ इवेंट क्या है? बेसिकली ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट है जो कि नेपाल ने अभी विटनेस किया इन द रिसेंट टाइम्स। सो व्हाट इज़ ग्लॉफ? ग्लॉफ इज़ अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड event due to sudden release of water from a glacial lake due to dam failures। कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहला कॉज होता है इसका ग्लेशियर मेल्टिंग, एवलांचेस, लैंडस्लाइड, ये होता है। तीसरा हो जाता है आपका अर्थक्वेक्स, वन ऑफ द कॉजेज़ होता है। चौथा स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ आइस और डेब्रिस डैम। अब इसका जो मैकेनिज़्म है ना, डेब्रिस डैम कैसे क्रिएट होता है, ये आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। और ये NCERT में भी, फिज़िकल ज्योग्राफी की जो NCERT है उसमें लैंड फॉर्म्स करके एक चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा कि ये ग्लेशियल डेब्रिस होता क्या है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर इरोजन होता है फॉर एग्जांपल, तो ये जो जितने भी ये जो इरोडेड पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं एक डैम टाइप का क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होके, यहाँ पर जमा होके ये एक डैम टाइप का, एक बैरियर टाइप का क्रिएट कर देते हैं। तो जब आइस पिघलती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है।
अब होता क्या है, क्योंकि ये टेम्पररी डेब्रिस होता है ना, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मोरेन्स एंड ऑल, जो भी आपका मिट्टी होती है या उससे स्टोन्स होता है उससे बना रहता है। सो जब यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे करके ये इरोड होने लगता है। अब जब इरोड होता है तो यहाँ से फिर पानी आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है जो मैंने आपको समझा दिया, बट डिटेल में आप फिज़िकल ज्योग्राफी की जो NCERT है उसमें आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है अबाउट द वल्नरेबिलिटी इन इंडिया। इंडियन हिमालयन रीजन हैज़ अराउंड 28,000 ग्लेशियल लेक्स। तो ये एक हाई रिस्क एरिया है, और हाई रिस्क एरिया में कौन से स्टेट्स आते हैं? सबसे पहला उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और लद्दाख आता है। मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 2013 का केदारनाथ डिज़ास्टर हम देख चुके हैं। 2023 में जो सिक्किम का ग्लॉफ इवेंट हुआ था वो भी हम देख चुके हैं, जो कि शाको लेक जो है, शाको लेक से मैप पे मार्क कर लीजिएगा। और ये किस टाइप की लेक है? इज़ इट अ ग्लेशियल लेक? इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, UPSC पूछ लेगा और आप फिर बता नहीं पाओगे कि किस टाइप की लेक है। वॉल्केनिक लेक है, अर्थक्वेक लेक है, ग्लेशियल लेक है, ये टाइप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चमोली फ्लैश फ्लड जो है 2021 में, वो भी एक कॉज रहा है। सो व्हाट आर द ग्लॉफ रिस्क फैक्टर्स? सबसे पहला क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट जो है वो एक्सेलरेट हुआ है। दूसरा आपका फ्रजाइल जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज, लेक्स अबव 5,000 मीटर पोज ग्रेटर थ्रेट्स, हाई हजार्ड ड्यू टू राइजिंग ग्लेशियर फेड वाटर वॉल्यूम एंड मोरेन डैम लेक्स। सी एज आई टोल्ड यू, मोरेन जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक तरीके से डैम टाइप का क्रिएट कर देते हैं। अब होता क्या है, जब आइस मेल्ट होती है तो पानी इसमें जमा हो जाता है, और जब ये बैरियर इरोड होना शुरू होता है, क्योंकि इरोजन होगा ही होगा, पार्टिकल से बना है, ये मोरेन से बना हुआ है, तो जब ये इरोड होगा तो पानी यहाँ से अचानक से गिरेगा, और अचानक से जब गिरेगा तो एक्सीडेंट्स होना लाजमी है। सो हाई हैज़ार्ड ड्यू टू राइजिंग ग्लेशियर फेड वाटर वॉल्यूम एंड मोरेन डैम लेक्स आर पॉसिबल। अब इंडिया का प्रिपेयर्डनेस मेजर की अगर हम बात करें तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे बात हो रही है। उसने इशू की थी गाइडलाइंस इन 2020 फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम का सिस्टम जो है क्रिएट किया गया था। दूसरा, सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एसेस किया था रिस्क एंड ड्रेनेज पैटर्न्स को। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भी मैप किया था ग्लेशियर लेक्स को वाया सैटेलाइट। सो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स क्या लिए गए थे? रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, लिडार, सार इंटरफेरोमेट्री, माइक्रो रेडार सिस्टम्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन ग्लेशियर लेक्स। तो इनको सेट किए गए हैं। अब इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें, सो कंट्रोल्ड ड्रेनेज ऑफ ग्लेशियर लेक्स, एम्बैंकमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट की भी बात है। तीसरा, रिडक्शन ऑफ मोरेन डैम हाइट, दीज आर द इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस। गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है? सबसे पहले क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलैबोरेशन विद स्विस डेवलपमेंट कॉल NDMA MOEFCC, इनसे एक क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट्स अंडर NAPCC, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये PM गति शक्ति प्लान, ये भी फोकस है ऑन रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट टेरेन ऑफ द हिमालय, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंस्टॉलेशन एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। दूसरा, पुअर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तीसरा, लैक ऑफ रियल टाइम डेटा एंड लोकल अवेयरनेस। अब UPSC में जो रेलेवेंस आ जाता है इसका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट है चैप्टर NCERT का, वो इम्पॉर्टेंट है। जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, क्रिएशन होता है उनका, ये इम्पॉर्टेंट है। NCERT में फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। दूसरा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन द हिमालयन ग्लेशियर्स, ये आ जाता है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सी प्रीलिम्स में तो मैंने आपको बता दिया कि लैंड फॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको आ जाएगा क्वेश्चन, और ये आएगा ज़रूर, क्योंकि आ सकता है, ये पार्ट है। कभी कभी इरोजन एंड वेदरिंग से रिलेट करके इसको पूछ लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस। अब ये जो लेक्स होती है डिपोजिशनल प्रोसेस का पार्ट होती हैं, तो ये पूछ सकते हैं।
सो मेंस में प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर जी ग्लोव्स, हाउ इज़ इंडिया मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट. दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन टू ग्लोव्स एंड द रोल ऑफ एनडीएमए. तीसरा ऐसे आ सकता है हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स लाइक ग्लोव्स. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेक्सटाइल सेक्टर इज इमर्जिंग एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, मोदी. तो बेसिकली पीएम मोदी ने मन की बात जो है उसमें एड्रेस किया था. उसमें बेसिकली हाईलाइट किया था अबाउट द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर, कॉलिंग इट एज अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, सेलिब्रेटिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल हैंडलूम डे. जिसे अगस्त 7 को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. So Modi cited examples of women entrepreneurs and tribal artisans gaining recognition and income through handloom ventures such as Kavita Dhavle from Maharashtra and women from Odisha and Bihar. He emphasized how startups are giving a global identity to India's handloom tradition, drawing a parallel to how Khadi empowered the freedom movement. The PM also praised the Inspire Manak scheme for promoting scientific innovation among school children, especially after Chandrayaan 3, which doubled scientific curiosity. He also lauded Indian students for winning medals in the International Chemistry Olympiad, reinforcing the nation's strides in science, innovation and entrepreneurship. So ये इसका बेसिक जिस्ट है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनएमसी बार्स यूज़ ऑफ लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट फॉर प्रमोशनल गेन. अब यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑफ द सर्जरी, ऑपरेशन सर्जरी इन द हॉस्पिटल और प्रोडक्ट और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए. तो इसको सर्जन्स जो है शुड नॉट हैव अ फाइनेंशियल कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन द इक्विपमेंट और डिवाइसेस यूज्ड ड्यूरिंग द सर्जरी और प्रोसीजर्स. द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सेट इन डिटेल्ड गाइडलाइंस इशूड दिस वीक टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ द लाइव सर्जरीज. अब ये जो है ना ये आपका ट्रेंड बन चुका है. वैसे ये नॉर्म होता है कि आप इसको क्या कहते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं. एनएमसी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है इस रिस्पेक्ट में. अब ये जो पूरा टॉपिक है बेसिकली मेडिकल एथिक्स से रिलेट कर जाता है. सो इशूइंग स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेशेंट selection, the commission said that the patients with high risk procedures, incomplete investigations or unusual anatomy should not be included in the live broadcast. Also, financial incentives for participation should not be permitted. The process of informed consent should be conducted by the operating surgeon or the team, and patient has the right to withdraw the consent. तो पेशेंट को राइट भी है कंसेंट विड्रॉ करने का. सो इट एडेड दैट लाइव ब्रॉडकास्ट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू प्रोसीजर्स वाइल रिकॉर्डिंग्स शुड बी प्रेफर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स और हाई रिस्क केसेस. यानी हाई रिस्क केसेस में ही रिकॉर्डिंग परमिट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं. Patients can be rolled in insurance coverage to safeguard against any unforeseen incidences. However, the patients should be informed about the availability and limitations of the instances. Any surgery procedure related complications should be managed free of cost, it said. अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यू टू द प्रोसीजर्स और सर्जरी तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए. ये एनएमसी की गाइडलाइन है. It added that during the surgery or procedures that operating doctor can broadcast but should not interact with the audience to maintain focus on the patient's safety. Relevant stepwise live commentary by an operating surgeon can be permitted without any two-way communication with the audience in special situations, the directive stated. अब प्रॉब्लम क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मेडिकल एथिक्स से रिलेट करता है, एथिकल सब्जेक्ट है. तो क्या प्रॉबेबल क्वेश्चन है? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल एथिक्स आर क्रूशियल टू पेशेंट ट्रस्ट इन अ ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एग्जामिन विद रेफरेंस टू रीसेंट एनएमसी गाइडलाइंस ऑन लाइव सर्जरीज. दूसरा ऐसे आ सकता है डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड पेशेंट सेफ्टी इन द मेडिकल प्रोसीजर्स. सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आप इस पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो गेन कर लीजिएगा. ये यूपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Trump confirms deal with EU, that is European Union, sets 15% export tariff. अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उर्सुला वॉन डर लेन
उन्होंने कंफर्म किया है transatlantic trade deal aimed at ending a tariff standoff and averting a full-blown trade war. The agreement was reached just before August 1 deadline, which would have triggered a 30% across the broad tariff by the US on European Union exports. So instead, the deal set a flat of 15% tariff on all EU exports to the US, including automobiles. Additionally, the EU committed to purchasing $750 billion worth of US energy and making $600 billion in further investment in US economy. So both leaders described the deal as beneficial for all the parties involved. US officials emphasized that there would be no extensions or grace periods beyond the deadline. So the agreement reflects a strategic economic cooperation between the two major powers, highlighting efforts to de-escalate trade tensions and promote mutual economic growth through compromise and structured tariffs. नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स अ ग्लोबल अप्रोच ऑन एआई रेगुलेशन इंसिस्ट यूएन टॉप टेक चीफ। अब मैं यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो बेसिकली ये बात हो रही है अबाउट द अर्जेंट नीड फॉर अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एआई, warning that fragmented approaches could deepen inequality and risk. She noted AI's potential to benefit humanity but highlighted the concerns such as bias, information, and societal harm. Her call follow US plans for deregulation of AI market. So Bogdan Martin emphasized, who is the chief of UN Tech. So she emphasized that 85% of the countries lack AI policies, underscoring the necessity for global cooperation to ensure responsibility and equitable AI development. So यहाँ पे यूपीएससी के बेसिस पे अगर मैं रेलेवेंस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि एआई रेगुलेशन में इंडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्या रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं इंडिया को इम्प्लीमेंट करने चाहिए टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज़। ये बस इतनी ही थीम यहाँ पर कवर हो रही है यूपीएससी रेलेवेंस में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अबाउट इंडियाज़ एमर्जिंग शील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। अब यहाँ पर बेसिक कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अबाउट द राइजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, एग्जाम्पल फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट. So need for a resilient financial mechanism as a traditional insurance struggles with climate unpredictability. उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. Parametric insurance is emerging as an effective tool to mitigate financial risk due to extreme weather events. What is parametric insurance? ये जान लेते हैं. तो basically it is a risk transfer model that pays out predetermined amounts when a specific trigger or threshold is breached. Example, if the rainfall is above 300 millimeter and the temperature is around 40 degrees Celsius. So इस केस में अगर हम बात करें, there is no need to assess the actual losses. Payouts are quick and transparent. Key features क्या हैं? This is based on objective data from sources like IMD and satellite data. Faster payouts है, quicker delivery है of compensation post disaster. There are no losses of assessment required. Reduces administrative delays. So this is ideal for agriculture, infrastructure and disaster prone areas. अब एप्लीकेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो नागालैंड ने लॉन्च किया था पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर लैंड एंड क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स. दूसरा, राजस्थान में भी पैरामेट्रिक मॉडल को यूज़ किया है फॉर ड्रॉट रिलेटेड कंपनसेशन. सो दिस हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड प्रमोट्स क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर. ग्लोबल एग्जाम्पल्स में यहाँ पर अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड्स, कैरिबियन, ये सब के बारे में बात की गई जो कि पैरामेट्रिक मॉडल को यूज़ करते हैं. सो व्हाट इंडिया नीड्स? इंटीग्रेटेड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इनटू यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर एक्सेसिबिलिटी. दूसरा, इनकरेज स्टेट लेड इनिशिएटिव्स विद सपोर्ट फ्रॉम डिजास्टर रिलीफ फंड्स. तीसरा, प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल रिसाइलेंस. चौथा, इंश्योर इक्विटी, रिलायबिलिटी, स्पीड एंड स्केलेबिलिटी. अब रिलेवेंस विद यूपीएससी में बोलो तो डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है आपका, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन आ जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाता है, इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी आ जाता है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका पैरामेट्रिक इंश्योरेंस से रिलेट करके ये पूछ सकता है कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है क्या. व्हाट इज़ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस? हाउ कैन इट हेल्प इंडिया कॉम्बैट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रिस्क ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर. दूसरा, डिस्कस द एडवांटेजेस and limitations of using parametric insurance as a tool for disaster management in India. तीसरा ऐसे आ सकता है, examine India's policy response to rising economic losses due to climate change induced disaster.
सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. हियर आई एंड माय एनालिसिस. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.